बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो हुकूमत की नई अनाउंसमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आप दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि क्या ये वाकया ही उम्मीद है ओपन होने की या नहीं है। इस ऐलान को कंपेयर किया जा रहा है जो प्रीवियस ऐलानात किए गए हैं उनके साथ। तो इस पर तफसील के साथ बात करूँगा और आप लोगों को कुछ मज़ीद जो मालूमात हैं वो प्रोवाइड करूँगा कि क्या फ़र्क है पहली अनाउंसमेंट्स में और इस वक्त की अनाउंसमेंट में। इसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बाद अगर आप शादी करते हैं तो कौन सा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिसके बाद आप फैमिली को बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत इजीली बुलवा सकते हैं। इस पे बात करेंगे। स्पेन वर्क परमिट वीज़ा कामयाबी किस पे मुनहसर है, इस पे तफसीली बात करेंगे। और सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है, इस पे भी तफसीली बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे रेंटे के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आप बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं खुलेगी। एक चीज़ का आपने हमेशा जहन में रखना है कि अगर आप ये सोचें कि ये 100% आप लोगों के लिए और आप लोगों की मदद के लिए इमिग्रेशन खोलने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी हरगज़ ऐसा नहीं है। हर हुकूमत अपने मफादात देखती है, हर मुल्क अपने मफादात देखता है और उसके मुताबिक ही वो चलता है। इस वक्त स्पेन की हुकूमत का सबसे मेन जो मकसद है वो है जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है उससे बाहर निकलना। आपको मालूम होगा कोरोना सीज़न में कुछ इस तरह के इशारे मिले कि इमिग्रेशन शायद ओपन हो, शायद अब हो रही है, कल हो रही है। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो थी कि उस वक्त माहौल साजगार नहीं था, उस वक्त शार्टेज उस तरह नहीं थी जिस तरह से अब है। एक तो ये बात है कि हर मुल्क जो है अपने मफादात को देखते हुए कोई भी अमल करता है। इसी तरह स्पेन भी अपने मफाद को देखते हुए, अपनी शार्टेज को देखते हुए इंतहाई हाई लेवल तक शार्टेज जो है पहुंच चुकी है। बिल्कुल भी कुछ शोबों में लोगों को जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे। इन शोबों में जो हुकूमत ने जिक्र किया है, एक तो ट्रांसपोर्ट का शोबा कहा गया है, कंस्ट्रक्शन का शोबा कहा गया है, उस्तलेरिया का शोबा कहा गया है और एग्रीकल्चर का शोबा कहा गया है। इनमें बहुत ज़्यादा जो है शार्टेज है। उसको फिल करने के लिए हुकूमत चाहती है कि इस तरह से कोई कानून साजी की जाए कि जो लोग के पास कम वर्क परमिट है, चंद एक आवर्स हैं, उनको लीगल किया जाए। जैसे स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह वो लोग जो यहाँ पे इलीगल हैं उनको लीगल किया जाए और उससे सुविधा सोशल भी आएगी और जो शार्टेज है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जिस मिनिस्टर ने ये तमाम कहा है कि हम कानून साजी कर रहे हैं वो कि आम मिनिस्टर नहीं है। वो जिस तरह हमारे वहाँ पे फिनांस मिनिस्टर होता है, ख़जाना मिनिस्टर होता है, इसी तरह वो यहाँ पे है सुविधा सोशल का जो मेन मिनिस्टर होता है। जो चंद एक जो मुल्क के मेन मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक वो मिनिस्टर है और अमूमन कानून साजी के बारे में अनाउंसमेंट करता रहता है। और मैंने भी कई मरतबा जो आप लोगों के साथ लॉ शेयर करता हूँ सेपे के, सुविधा सोशल के, इंस के, बाकी अजूदा से रिलेटेड, वो अमूमन तौर पे इसी मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस होते हैं। तो ये भी जो अनाउंसमेंट है ये भी उसी ने अनाउंस की है और उसने कहा है कि हम कानून साजी कर रहे हैं। ये अभी तक नहीं कहा कि कल ओपन हो जाएगी या परसों ओपन हो जाएगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि बहुत जल्द जो है ये करेंगे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है। इनको शार्टेज बहुत ज़्यादा वर्कर्स की है और मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से उम्मीद की किरण फुल फ्लैज इस वक्त है। जो पहले ऐलानात होते रहे हैं उस वक्त हालात ऐसे थे कि ऐसा लगता था, छठी ये कहती थी कि ऐसा नहीं होगा और वैसा ही होता था नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो इस वक्त हालात वाक़यात है, जिस तरह से मुख्तलिफ लोग पूछते हैं कि वर्कर हो तो हमें बताइएगा, हमें फ़लाँ काम के लिए वर्कर की ज़रूरत है, फ़लाँ काम के लिए, ऐसा पहले नहीं था। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब इमिग्रेशन ओपन होगी और इंशाल्लाह ताला जो इलीगल लोग हैं उनको लीगल किया जाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और अल्लाह ताला करम करेगा। जो लोग इतने अरसे से सिर्फ इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट ना ख़रीदने की वजह से बैठे हुए हैं, लाजमी तौर पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी जो मुश्किल है वो आसान होगी। नेशनलिटी के बाद शादी और फैमिली बुलाने का प्रोसेस।
अगर आपके पास शादी हो आपको नेशनलिटी मिल चुकी है और अभी आपकी शादी होने वाली है, तो इस तरीके को अपनाइए जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ये तरीका प्रैक्टिकली लोगों ने किया है और काफ़ी आसान और इजी तरीका है, और इसके ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा झंझटों और मसले मसाइल से बच गए हैं। जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो आप अपनी शादी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी होम कंट्री में किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, तो वहाँ पे जब आप शादी करते हैं तो आपने क्या करना है, वो शादी जो है हर अम्बेसी में, जो कि स्पेनिश अम्बेसी हर मुल्क में मौजूद है, उसके अंदर भी एक रजिस्ट्रो सिविल होता है। ये वो रजिस्ट्रो सिविल होता है जो आपको वहाँ पे पासपोर्ट तक प्रोवाइड करता है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू करता है। बिलाशुबा जो रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल है वो मैड्रिड में ही है, लेकिन ये हर अम्बेसी में उन्होंने एक डेस्क बनाया होता है जहाँ पे एक दो लोग काम कर रहे होते हैं जो आपके तमाम मामलात को स्पेन के साथ अटैच करके आपको निपटाते हैं। आपने जो शादी करनी है, क्योंकि अब आप स्पेन के नेशनल हैं, आपने उस रजिस्ट्रो सिविल के साथ रब्ता करना है और वहाँ पे आपने अपनी शादी जो है वो रजिस्टर्ड करवानी है और वहाँ पे आपने अपनी शादी करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो निकाह नामा है फ़ौरन स्पेनिश रूल के मुताबिक रजिस्ट्रो सिविल में रजिस्टर्ड हो जाएगा। वहाँ पे आपको जो निकाह नामा मिलेगा वो स्पेनिश रजिस्ट्रेशन वाला मिलेगा। उससे आपके आने वाले तमाम मसले मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपकी जो फैमिली है उसको तरखीता कम्युनितारिया डायरेक्ट आके मिलेगा और आपके बहुत सारे झंझट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि नेशनलिटी के बाद आपको घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माफ़ हो जाता है, आपकी नॉमिनल वाला चक्कर ख़त्म हो जाता है। ऐसे तमाम मामला जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आप डायरेक्ट जो है वो बड़ी आसानी के साथ अपनी फैमिली का प्रोसेस कर सकते हैं। ये वो तरीका है जो लोग अपना रहे हैं और जिन्होंने अपनाया है वो बड़े सुखी रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने ये तमाम मामला निपटाए और बहुत कम अरसे में निपटाए। इस वजह से नए आने वालों को यही है कि वो भी यही प्रोसेस अपनाएंगे तो वो उनके लिए आसानी रहेगी और आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंटेशन के और बाकी झंझट से वो बच जाएंगे। स्पेन वर्क परमिट वीज़ा से मुतल्लक किन के वीज़े सबसे इजी लग रहे हैं और सबसे बड़ी रुकावट क्या है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो वर्क परमिट है स्पेन के, बिलाशुबा वो लग रहे हैं सबसे इजी किन के लग रहे हैं, जिन फैमिलीज़ के बच्चे जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के थे पीछे रह गए हैं उनके बहुत इजी के आसानी के साथ लग रहे हैं। दूसरे नंबर पे उन शोबों के वीज़े बहुत इजी लग रहे हैं जिन शोबों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, हॉस्टलेरिया है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड वीज़े हैं, वो तुम लोगों के वर्क परमिट बहुत आसानी के साथ वहाँ पर लग रहे हैं। बड़ी रुकावट कौन सी है? बड़ी रुकावट वहाँ पे तो नहीं है जब आप वर्क परमिट भेज देते हैं और वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, इसका स्टैंडर्ड वही है जो रेगो सोशल वाला है। वर्क परमिट उसी तरह से आपका क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए जिस तरह से आपका रेगो सोशल के लिए होता है, तो वो होगा तो लाजमी तौर पे वहाँ पे उसका वीज़ा लगेगा। रुकावट वही है कि आप अगर नीट एंड क्लीन वर्क परमिट तलाश करते हैं, अगर तो आप ख़ुद बिज़नेस करते हैं फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से ढूंढने जाते हैं और कीमतन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि आपके होश ठिकाने आ जाते हैं जितनी बहुत बड़ी अमाउंट मांगते हैं वर्क परमिट के लिए। और जब उनको पता चलता है कि ये फिरता तरबाह हो यानी कि दूसरे मुल्क से बंदे को बुलवाना है तो वो मज़ीद अपना रेट सख्त कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। ये सबसे बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से बहुत कम लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद पाते हैं और जो ख़रीद पाते हैं वो लोगों को बुलवा रहे हैं। अब ये तमाम मामलात को किस तरह से आने वाले वक्त में नरम किया जा सकता है इसके बारे में अभी तक तो कोई उम्मीद की किरण नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिनके वहाँ पे वर्क परमिट जा रहे हैं और इन शोबों से रिलेटेड है और ये रिलेटिवली मैंने आपको पहले कहा है कि जो फैमिली के मेंबर बड़े पीछे रह जाते हैं उनको बुलाने के लिए उनके लाजमी तौर पे जो है वो वीज़े लग रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। रेंता के बारे में कोई ज़रूरी मालूमात है। एक तो ब्रदर है, उन्होंने कहा है कि मेरा रेंता डिक्लेयर मैंने करवाना है और मैं इस वक्त मुल्क में नहीं हूँ। एक तो आपको ये बताता चलूँ कि मुल्क के बाहर भी आप रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। जो टेलीफोन है वो उस तरह खैरिया का डाल दें तो वो आपको कॉल करेंगे, कॉल पे आप रेंता डिक्लेयर करवा लें। जितनी अमाउंट आपकी आएगी या कोई भी खस्तौर वगैरह आपके बिहाफ पे रेंता डिक्लेयर आपका कर देगा, कोई भी उसमें मसला नहीं है। बैंक अकाउंट का वो मसला कह रहे हैं कि वो जो है वो मेरा ब्लॉक है तो वो किस तरह होगा। आप अपना रेंता डिक्लेयर कराएं और अगर आपको उम्मीद है कि वो अकाउंट जो है आपका वापस आने बाद आप ओपन करवा लेंगे तो आपकी जो अमाउंट है, पहली बात यह है कि जून के आखिर में अगर आप रेंता डिक्लेयर कराएंगे तो आपकी अमाउंट जो बैंक की है वो वैसे ही दिसंबर के करीब आएगी,
ठीक है। जो रेंता जून के आखिर में डिक्लेयर करवाते हैं उनकी अमूमन जो अमाउंट आनी होती है वो दिसंबर के करीब ही आती है। उस वक्त तक आप आ जाएंगे, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी आते, उससे पहले सिंधा अमाउंट डाल देता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। वो आपकी वहाँ पे अगर आपका अकाउंट बिल्कुल बंद नहीं हुआ, सिर्फ बैन हुआ है किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या इस तरह, तो वो आपकी अमाउंट वहाँ पे शो नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे जो है वो स्टॉप कर दी जाएगी। जैसे आपका अकाउंट ओपन होगा उसमें वो ऐड कर दी जाएगी। इस वजह से वो परेशानी की बात नहीं है कि आप उसकी वजह से रेंता डिक्लेयर ना करवाएं, लाजमी तौर पे करवाएं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि 30 जून आखिरी डेट है, लाजमी तौर पे अपना रेंता डिक्लेयर करवाएं। जिनकी इनकम 14,000 यूरो से ज़्यादा है वो लाजमी तौर पे कराएं। जिनकी 14,000 से कम है उन पे लाजम नहीं है, लेकिन अगर वो पहले करवाते हैं तो वो भी लाजमी करवाएँ। तो ये अहम मालूमात थी जो आप लोगों के साथ प्रोवाइड करना चाहता था। कि एक ये दोस्त जिसको मैंने रेंते के बारे में तमाम डिटेल बताई है, काफ़ी देर से ये कमेंट कर रहे थे, उम्मीद है उनको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी उनके ज़मीन की क्वेश्चन तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।